हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप की। और अफ्रीका महाद्वीप पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है और आज यह तीसरा वीडियो है और अफ्रीका महाद्वीप की अंतिम वीडियो है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इस पूरे रीजन की चर्चा कर दी है और अब केवल हमारा बचा है दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका, और इसके जो द्वीप समूह हैं वो सब बचे हुए हैं और जो भी फैक्चुअल बातें होंगी वो सब बता देंगे। तो दोस्तों, हमने अफ्रीका महाद्वीप को कुल 6 प्रदेशों में बांटा था और ये जो वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है ये पार्ट 1 पार्ट 2 का हाइलाइट्स है। मैंने ये इसलिए लगा दिया ताकि आप देख सकें कि मेरी क्लास कैसे चलती है। जहाँ भी ज़रूरत होती है मैं इस तरह के वीडियो भी डाल देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि विजुअल्स चीज़ें बहुत देर तक याद रहती हैं। तो मेरी पूरी क्लास इसी तरह रहती है। थोड़ी क्लास लंबी होती है ज़रूर से, क्योंकि मैं सब जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और इस तरह से जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है आपको एनिमेशन के माध्यम से सब कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये हमारा विक्टोरिया फॉल्स है जाम्बेजी नदी पर। इस तरह से वीडियो भी मैं कई बार इसमें डाल देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और इसके बाद दोस्तों, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका और ये पूर्वी अफ्रीका की चर्चा करना बाकी है, तो हम आज इन 2 प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं इसके पॉलिटिकल मैप पे। तो दोस्तों, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप और इसमें मैं पूर्वी अफ्रीका को एक बार चिन्हित कर लेता हूँ। तो पूर्वी अफ्रीका का बॉर्डर देखा जाए तो इरित्रिया से लेते हुए इथोपिया इसमें आ जाता है, युगांडा इसमें आ जाएगा, रवांडा आ जाएगा, बरुंडी से तंजानिया का क्षेत्र पूरा, केन्या, फिर इसके बाद सोमालिया के बाद जिबूती, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरे देश हमारे इसमें आते हैं पूर्वी अफ्रीका में। तो पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आइए सबसे पहले हम देखते हैं इरित्रिया के बारे में। जितने भी देश हैं सभी देशों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इरित्रिया से। इरित्रिया हमारा पड़ता है ये लाल सागर के तट पे। ये आप जो दिख रहा है ग्रीन कलर का पूरा एरिया, ये हमारा इरित्रिया है। और इरित्रिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इरित्रिया की राजधानी है अस्मारा। इसको ध्यान रखिएगा, इरित्रिया की राजधानी अस्मारा है और ये 1993 में इटली से स्वतंत्र हुआ था। 5% कृषि योग्य यहाँ भूमि है और पशुपालन कृषि लाल सागर से, जो ये लाल सागर का भाग है, यहाँ से मछली पकड़ने का काम इन लोगों का किया जाता है। तो ये सब इनका मुख्य कारोबार है इरित्रिया का। और इरित्रिया के बारे में कुछ और ख़ास चीज़ें नहीं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसके बाद आइए चलते हैं हम सीधे अपने एक दूसरे देश जिबूती में। छोटा सा देश जिबूती है, फिर इसके बाद चलेंगे इथोपिया पे। तो ये छोटा सा देश जिबूती है। और दोस्तों, ये जो जिबूती है और जो ये इरित्रिया है, ये हमारा इथोपिया से ही टूट के बने हैं छोटे छोटे देश। तो जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। और दोस्तों, अगर जिबूती की बात की जाए तो जिबूती और जो हमारा अरब पेनिनसुला है इसके मध्य एक जलसंधि है, बाब अल मंडेब की जलसंधि। इसको आप ध्यान रखिएगा, बाब अल मंडेब की जलसंधि यहीं पड़ती है। और इसके बाद इस देश की राजधानी मैंने बता ही दिया, यह एक ज्वालामुखी मरुस्थल क्षेत्र है। ये पूरा जिबूती जो है ज्वालामुखी मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर व्यवसाय देखा जाए तो भेड़ बकरी पालन, ऊँट पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और इसके अलावा लाल सागर का जो तट पड़ता है, ये जो हमारा लाल सागर का पूरा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र से ये लोग मछली पकड़ते भी हैं और अन्य देशों में इसका निर्यात भी कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक झील पड़ती है, अस्साल झील। ये जो छोटी सी झील आपको दिख रही है यहाँ पे, ये अस्साल झील जो है, यहाँ से नमक ये लोग प्राप्त करते हैं। ये जो अस्साल झील है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खारे पानी की झील हो चुकी है और सबसे लवणी झील इसको कह सकते हैं। इसके पहले सबसे लवणी झील कौन थी? तुर्की की वान झील थी, लेकिन अब इसमें चेंजेज हो चुका है नए डाटा के हिसाब से। ये सबसे खारे पानी या सबसे लवणी झील हमारी अस्साल झील ही है। इसकी लवणता 440 पर किलोग्राम हो गई है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये किताबों में कई जगह दिया नहीं गया है अभी, क्योंकि ये अभी रिसेंट डाटा है, इसलिए अभी उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा बाद में। फ़िलहाल ये जिबूती के बारे में रहा। और जिबूती के बाद आइए चलते हैं हम सीधे अपने बड़े वाले देश जो दिख रहा है आपको, इथियोपिया में चलते हैं। तो इथियोपिया सबसे पहले आप राजधानी देख लीजिए। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। और इसका सर्वाधिक भाग जो है पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी मैं इसके फिजिकल मैप पे चलूँगा तो वहाँ पे सब कुछ दिखा दूँगा, यहाँ के पठार पर्वत नदियाँ वगैरह। तो इसके बारे में कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर उद्योग की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चमड़ा उद्योग है। और अफ्रीका जो है काफ़ी उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादन ये यहीं इथोपिया से होता है। और इथोपिया के पठार से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि काफ़ी की उत्पत्ति किस देश से हुई है या फिर कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, काफ़ी की उत्पत्ति इथोपिया के पठार से ही हुई है। और ये हमारा काफ़ी का पौधा है और इसमें छोटे छोटे जो काफ़ी के दाने लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी की उत्पत्ति यहीं हुई। इसके बाद ये यहाँ पे यमन गया, ओमान गया, अरब के देशों में गया, फिर इसके बाद अरब के देशों से यूरोप के क्षेत्रों में गया और यूरोप से फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए कि इथोपिया का जो पठार है हमारा, इसके हम फिजिकल मैप पे चलते हैं।
तो दोस्तों ये रहा इसका फिजिकल मैप, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इथियोपिया का पठार, ये पूरा बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अलावा ये केन्या में भी थोड़ा बहुत पड़ता है, सोमालिया के क्षेत्र में भी पड़ता है, और पूरा इथियोपिया में तो फैला ही फैला है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा इथियोपिया का पठार है, यहाँ पे एक लेक टाना झील है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस वाले वीडियो में देखिए, ये जो लेक टाना है, लेक टाना झील से ब्लू नाइल निकलती है और विक्टोरिया से हमारी वाइट नील निकलती है, और ये दोनों जुड़ करके नील नदी बनती है और जा करके हमारी भूमध्य सागर में गिर जाती है। इथियोपिया के पठार के अगर भूगर्भिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो ये पूरा पठार जो हमारा दोस्तों है, इस पूरे पठार का निर्माण दक्कन के पठार के भांति ही हुआ था, और ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकले बेसाल्ट लावा से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ भी दरारीय ज्वालामुखी 120 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पे उद्भेदन हुआ था, और ये चारों तरफ जो बेसाल्टिक लावा है ये फैल गया, और इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ की वनस्पति कैसी है, सवाना तुल्य वनस्पति है, और यहाँ पे घास के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, और यहाँ के जो वृक्ष हैं पायरोफाइट्स या अग्निरोधी इनको कहा जाता है। और दोस्तों इस पठार पे, इस पूरे पठार पे जो पशुपालन है, जनजातीय कृषि है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे इथियोपिया के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी पर्वतों का प्रदेश है। और इथियोपिया के बाद दोस्तों आते हैं सीधे हम सोमालिया में, और सोमालिया ये देश हमारा रहा। तो सोमालिया ये केप हॉर्न के क्षेत्र में आता है। केप हॉर्न में कुल 4 देश आते हैं। ये सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, जिबूती आता है और इरित्रिया आता है। हो सकता है मैंने पहले वीडियो में इरित्रिया का नाम नहीं लिया था। तो इसमें कुल 4 देश आते हैं, इरित्रिया, जिबूती और इथियोपिया और सोमालिया। ये हार्न अफ्रीका के देश कहलाते हैं। गैंडे के सीम के नुमा ये जो संरचना बनी हुई है, इसीलिए इसको हॉर्न बोलते हैं। तो दोस्तों आइए सोमालिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोगादिशु एक बंदरगाह भी है, सोमालिया की बहुत प्रमुख बंदरगाह है। और यहाँ की जो जलवायु है सब ट्रॉपिकल जलवायु है, और यानी उपोष्ण जलवायु है। और यहाँ पे मात्र 2% कृषि योग्य भूमि है, और बाकी यहाँ पे जो उच्च भूमि है, यहाँ पे पशुपालन, कृषि, और इसके अलावा जो मछली पकड़ने का, क्योंकि ये सागर तट से पूरा लगा हुआ है, तो मछली पकड़ने का कारोबार थोड़ा ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। और खनिज संपदा बिल्कुल अभी नगण्य के बराबर है। और ये लोग जो भी यहाँ पे पशुपालन करते हैं, भेड़ बकरी ऊँट पालन करते हैं, इसका निर्यात ये यमन, ओमान और अरब देशों में कर देते हैं। तो ये रहा हमारा सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु याद रखिएगा, ये बंदरगाह है। इसके बाद आइए चलते हैं हम सीधे केन्या पे, और ये केन्या देश है हमारा। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो केन्या के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जलवायु कैसी है? तो सामान्य तुल्य जलवायु है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों केन्या हमारा इक्वेटर रेखा पे अवस्थित है। ये इक्वेटर इसके बीचों बीच से भी गुजरती है। तो दोस्तों केन्या हमारा मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे चाय, काफ़ी और नगदी फसलें यहाँ प्रमुखता से उगाई जाती हैं। और चाय उत्पादन में ये विश्व में 3रा स्थान है, और फिर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मोम्बासा इसका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो मोम्बासा दिख रहा है आपको, ये इसका बंदरगाह है। आइए इसके फिजिकल मैप पे चलते हैं, वहाँ पे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये रहा केन्या का फिजिकल मैप। तो दोस्तों केन्या की मैं थोड़ी बाउंड्री को दर्शा देता हूँ। ये केन्या लगभग ये इस तरह से हमारा पड़ता है। तो केन्या में सबसे ऊँचा माउंटेन्स क्या है? माउंट केन्या है। ये 5199 मीटर ऊँचा पे है केन्या माउंटेन्स, और ये भूमध्य रेखा पर स्थित माउंटेन है। ये भूमध्य रेखा हमारी जो दिख रही है आपको। और इसमें खास बात दोस्तों ये है कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। आइए हम आपको दिखाते हैं सीधे इसके लाइव लोकेशन को। और ये माउंट केन्या है हमारा, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, आप देख सकते हैं इसके चोटी पर कैसे बर्फ़ जमी हुई है। और ये हमारा माउंट केन्या है। देखिए दोस्तों, ये इसकी चोटी पे यहाँ आपको बर्फ़ दिख जाएगी। आप देखेंगे तो इस वाले भाग में ये बर्फ़ आपको दिख जाएगी। तो ये पूरा हमारा माउंटेन है, माउंट केन्या। आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये फैला हुआ क्षेत्र है पूरा। तो दोस्तों माउंट केन्या हमारा एक ज्वालामुखी माउंटेन है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये पूरा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है इस वाले क्षेत्र में, और ये पूरा इसका रीजन इस तरह से इतना प्रभावित हुआ है इससे। तो ये माउंट केन्या है, और इसके इस वाले भाग में खेती वगैरह होती है। इसके अलावा दोस्तों जो ये माउंट एल्गोन दिख रहा है हमारा, ये केन्या और युगांडा के बॉर्डर पर है। और ये कैसा है? केन्या का या फिर अफ्रीका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा दोस्तों इसके उत्तर में, केन्या के उत्तर में हमारा जो ये लेक तुर्काना है, ये खारे पानी की झील यहाँ पे पाई जाती है। तो लेक तुर्काना याद रखिएगा कहाँ पे है? केन्या में है। इसके अलावा दोस्तों जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो महान भ्रंश घाटी है इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है क्या, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो आप पूरी झील देख रहे हैं, झीलों की श्रृंखला ये लाइन से, ये पूरी अफ्रीका की ये महान भ्रंश घाटियाँ हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पहले महान भ्रंश घाटी के बारे में, फिर इसके बाद अन्य देशों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैं आपको महान भ्रंश घाटी के बारे में इसी फिगर पे समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो जो हमारी महान भ्रंश घाटी है, ये यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक फैली हुई है। और महान भ्रंश घाटी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी घाटी कह सकते हैं, है जिसका विस्तार मलावी झील से, ये हमारी मलावी झील
ये यहाँ से लेकर के जो हमारा जॉर्डन वाला भाग है यहाँ तक, ये पूरा इस वाले क्षेत्र तक फैली हुई है। तो दोस्तों इस महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो कैसे रहा है, तो ये थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंधित। और ये हमारी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है हमारी। और इसके अलावा ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये सोमालियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट डाइवर्जेंट हो रही हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो रही हैं। और भ्रंश घाटी का निर्माण लगभग ये 120 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और जब सोमालिया की जो उप प्लेट है, ये सोमालिया का प्लेट है, और हमारी जो ये हमारी अफ्रीकन प्लेट है, ये एक दूसरे से तनावमूलक शक्तियों द्वारा ये दूर होती गई और इस भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। और घाटी में कई सारे निर्मित झीलें हैं और इसके नीतल में, यानी जो भ्रंश है उसके नीतल में बेसाल्ट के निक्षेप मिलते हैं जो अपसारी सीमा संबंधित ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारी सोमालियन प्लेट जो दिख रही है आपको, ये सोमालियन प्लेट धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग हो जाएंगी। और झीलों की श्रृंखला मैं अभी बता दूंगा कि कौन कौन सी झील उत्तर से दक्षिण का क्रम मैं इसको बता दूंगा अभी। देखिए जैसे जब ये अलग होगी तो इस तरह से हमारा नया सागर बन जाएगा कुछ हज़ार सालों या वर्षों लाखों बाद। जैसे देखिए हमारा लाल सागर का भाग है, इसके अंदर धीरे धीरे इसका पानी घुस जाएगा, ये दो एक अलग नया सागर का उत्पत्ति हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए इसकी वास्तविक तस्वीर है। ये देखिए भ्रंश घाटी किस तरह से पूरा भ्रंश बना हुआ है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में, ये इसकी पूरी विजुअल तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सीधे अपने मैप पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने फिजिकल मैप पे। इसके अलावा कभी कभी दोस्तों प्रश्न में ये जो हमारी भ्रंश घाटियाँ हैं इसमें जो पाई जाने वाली झीलें हैं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है। तो आइए इनमें पड़ने वाली सभी झीलों का क्रम हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देख लेते हैं। और मैं इसका क्रम यहाँ ऊपर स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आती है हमारी लेक असाल झील, इसके बाद हमारी आती है टाना झील, जैसे कि ये टाना है, लेक टाना झील। फिर इसके बाद हमारी आती है तुर्काना झील, ये तुर्काना किधर गई, ये तुर्काना झील है। लेक आब्या भी इसमें आ जाएगी, तो ये छोटी सी झील है। तुर्काना झील के बाद सीधे हम आएंगे अल्बर्टा पे। अल्बर्टा के बाद पड़ती है एडवर्ड झील, एडवर्ड के बाद कियू झील पड़ती है। और इसके बाद हमारी आती है टंगानिका झील, एक जो विश्व की सबसे लंबी झील कह सकते हैं इसको, टंगानिका झील। और विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील है टंगानिका झील, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके नीचे चले आएंगे तो टंगानिका के बाद हमारी पड़ती है रुकवा झील, और रुकवा के बाद हमारी पड़ती है लेक मलावी झील। ये पूरी श्रृंखला रही उत्तर से दक्षिण के क्रम में। और आप जो यहाँ देख रहे हैं विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील जो हमारी है ये भ्रंश घाटी के झीलों में नहीं आती है। ये झील उल्कापात द्वारा बनी झील है, इसके बेसिन में, इसके तल में अभी भी जो उल्कापिंड गिरा था वो पाया जाता है, तो ये उल्कापात द्वारा बनी झील है। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारी भूमध्य रेखा है ये लेक विक्टोरिया से होकर गुजरती है, ठीक है, विक्टोरिया के लगभग उत्तर से होकर गुजर रही है। और इसके बाद दोस्तों चलिए अपने दूसरे कंट्री पे चलते हैं, केन्या के बाद। तो चलिए हम पॉलिटिकल मैप पे चलते हैं पहले। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने पॉलिटिकल मैप पे, और केन्या के बाद हम सीधे देख लेते हैं, तो केन्या के बाद सीधे हम देख लेते हैं युगांडा को। युगांडा की राजधानी कहाँ याद रखिएगा दोस्तों, कंपाला। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारी विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील किन 3 देशों के मध्य पड़ती है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तीनों देश इसको चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आइए युगांडा पे चलते हैं। युगांडा की राजधानी मैंने कंपाला बता दी है। और ये जो नील नदी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बांध है हमारा, इसको बोलते हैं ओवेन स्टैनली बांध। तो नील नदी पर ओवेन स्टैनली बांध युगांडा में ही स्थित है। और इसके बाद आइए अपने दूसरे देश पे चलते हैं, रवांडा। रवांडा की आप बस राजधानी याद रखिए, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। और ये मतलब देखा जाए तो टिन, टंगस्टन और सोना के खनिज के लिए हम ज़्यादा फेमस है। और बाकी 95% यहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, कपास, मक्का, कहवा और कसावा नाम की ये जो फसल है उसको उगाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला देश है ये बरुंडी। बरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बुरा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बस इसमें इतना ही है। इसके उत्तर भाग में पूरा हमारी जो लेक टंगानिका है पूरी फैली हुई है, ये इसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो आइए चलते हैं सीधे हम अपने अगले देश तंजानिया पे। तो तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों, डोडोमा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तंजानिया की बात की जाए तो तंजानिया की जो भूमि है ऊंची नीची है। और देश का जो पूर्वी भाग तटीय मैदान है, ये जो पूर्वी भाग हमारा है पूरा ये तटीय मैदान का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो हमारे मूंगे की चट्टान और तटीय दलदली वनस्पति उगती है। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं जंजीबार और ये पेम्बा द्वीप, ये 2 द्वीप हैं, तंजानिया के ही द्वीप हैं, जंजीबार और पेम्बा द्वीप। जंजीबार के बारे में मैं यही बता देता हूँ। जो जंजीबार है इसको लौंग का द्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लौंग है सबसे अधिक होती है जंजीबार में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जंजीबार लौंग का द्वीप कहलाता है। और यहाँ पे तंजानिया के अधिकतर किसान जो हैं जीवन निर्वाह खेती करते हैं। और सीसाल, गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, मक्का, ज्वार यहाँ की मुख्य फसलें हैं। पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय है। और यहाँ पे दोस्तों सोना और टिन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं।
और यहाँ पे जो काफ़ी चाय होता है इनका ये निर्यात कर देता है अन्य देशों में। अब आइए दोस्तों फिजिकल मैप पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके। तो दोस्तों ये रहा हमारा तंजानिया का फिजिकल मैप। तंजानिया में फिजिकल मैप में एक चीज़ आपको बतानी थी, जो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के जस्ट दक्षिण पूर्व में हमारा ये सेरेंगेटी का प्लेन्स है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि वन्य जीव अभयारण्य है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ये विशाल मैदान सेरेंगेटी का मैदान है, हरा भरा। यहाँ पे बहुत ही विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी जगत का क्षेत्र है। और दोस्तों ये सवाना घास का पूरा मैदान है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जंगली सांड वगैरह हैं, इसको बाइसन बोलते हैं। और ये हमारा हाथी। ये पूरा मैदान जो है हरा भरा और दुनिया का एक बहुत विशाल ही वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पे देखिए टाइगर्स और यहाँ पे जिराफ, लायंस, ये सब पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अपने फिजिकल मैप पे। इसके अलावा दोस्तों हमारा तंजानिया में एक माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। तो ये कितना ऊंचा है? 5895 मीटर ऊंचा है। और इस पे भी बर्फ़ जमी रहती है हमेशा के लिए। इसकी चोटियों पर देखेंगे तो हमेशा के लिए बर्फ़ जमी रहती है। आइए हमको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा किलिमंजारो माउंट, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और मैं इसका 3D करता हूँ, आप देखिएगा इसके चोटी पे ये जो वाइट दिख रहा है, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और ये हमारा कैसा पर्वत है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और देखिए इसके पूरे चोटी पर हमेशा परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है। और ये इसका जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वत है इसलिए ये इसका कोल्डोरा इसको बोला जाता है। और यहाँ पे ज्वालामुखी मुख है, जहाँ पे लावा उद्गार हुआ था। अब ये मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी हो चुकी है, इससे अब कोई उद्गार नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा हो गया है। बाकी तो आप इसके पूरे ओरिजिनल पिक्चर को देख सकते हैं कैसे ये दिखता था पर्वत। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे हम फिजिकल मैप पे। तो मुझे लगता है कि तंजानिया के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ये पेम्बा और जंजीबार के बारे में बता ही दिया कि ये दोनों जो द्वीप हैं किसके हैं, तंजानिया के ही हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूर्वी अफ्रीका पूरा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं सीधे दक्षिणी अफ्रीका पे, और दक्षिणी अफ्रीका के लिए चलते हैं सीधे हम इसके पॉलिटिकल मैप पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। और आइए इसकी सीमा रेखा को चिन्हित कर लेते हैं कि इसमें देश कौन कौन से आते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। तो नामीबिया से साउथ अफ्रीका के बाद ये हमारा छोटा सा देश लोसोथो है। और ये स्वाजीलैंड छोटा सा देश है। इसके बाद ये पूरा मोजाम्बिक आ जाएगा। मोजाम्बिक के बाद मलावी से होते हुए जिम्बाब्वे, और इसके बाद बोत्सवाना से होते हुए नामीबिया तक। ये इतना पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये साउदर्न अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में आता है। दक्षिण अफ्रीका मत बोलिएगा, दक्षिण अफ्रीका बोल देंगे तो ये देश आ जाएगा साउथ अफ्रीका वाला देश। तो साउदर्न अफ्रीका है यानी दक्षिणी अफ्रीका। तो ये इतने पूरे देश हैं। तो इनमें से सभी देश की बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम नामीबिया पे। आइए नामीबिया को देखते हैं कि क्या खासियत है इसमें। तो दोस्तों ये रहा नामीबिया देश। इधर से पूरा देखेंगे तो इसका पश्चिमी अटलांटिक महासागर से टच करता है। और ये ऑरेंज नदी है, इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। और इधर से लेते हुए पूरा ये बोत्सवाना, और इधर देखिए लंबाई में थोड़ा सा ये 2-3 देशों को टच करता है। और ये इस तरह से पूरा इसका मैप है नामीबिया का। और नामीबिया की राजधानी आप ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? विंडहोक है। ठीक है दोस्तों। और यह क्षेत्र कैसा है? एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके पश्चिमी भाग में देखेंगे इस वाले क्षेत्र में तो हमारा नामीबिया का मरुस्थल है। नामीबिया कैसा मरुस्थल है? एक शीत मरुस्थल है। ठीक है। यहाँ पे हीरा, यूरेनियम, सीसा, जस्ता की खानें भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और यहाँ पे जनजाति कैसी है? हांटेटाट पाई जाती है, बुशमैन पाई जाती है, खोइसान जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ की ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पूर्वी भाग में देखेंगे नामीबिया के, तो हमारी यहाँ पे इस तरह से बेंगुला की ठंडी धारा बहती है। और यही कारण है कि ये वाला जो क्षेत्र पूरा है शुष्क है, और यहाँ पे आर्द्रता बिल्कुल नहीं रहती है ठंडी धारा बहने के कारण। और ये पूरा हमारा मरुस्थल बन गया है नामीबिया का। और यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो ये इतना बड़ा जो क्षेत्र हमारा है ये कालाहारी का मरुस्थल है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। फ़िलहाल नामीबिया के बाद अपने दूसरे देश पे चलते हैं, बोत्सवाना पे। तो ये हमारा बोत्सवाना रहा। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरॉन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों खेती बाड़ी, पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और जो हमारा बोत्सवाना है, कालाहारी का जो मरुस्थल है, इसका मुख्य भाग लगभग ये इसी में पड़ता है। कालाहारी का जो मरुस्थल है लगभग इसका मुख्य भाग इसी में पड़ता है। और यहाँ पे भी जनजाति बांटू है, बुशमैन है। ये पूरा क्षेत्र जो तीनों देश हैं हमारा दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं बांटू, बुशमैन वगैरह पाई जाती हैं। इसके अलावा अपना इसके बगल में देश है जिम्बाब्वे को देख लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? हरारे है। और यहाँ पे एक पर्वत है ग्रेट डाइक पर्वत। यहाँ पे छोटा सा एक पर्वत है ग्रेट डाइक पर्वत, जो एक खनिज संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ पे उच्च किस्म का कोयला और सबसे अच्छा यहाँ पे क्रोमियम की खानें हैं। और इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो हमारी नदी आ रही है, ये नदी है हमारी जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी पर यहीं पे एक विक्टोरिया फॉल है। और ये हमारी जो है
करीबा झील है और करीबा पे यहीं पे करीबा बांध है। ये विक्टोरिया फॉल्स या करीबा बांध ये कहाँ पड़ते हैं, जिम्बाब्वे में ही पड़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने दूसरे देश पे आते हैं। तो हमारा दूसरा देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को देख लीजिए, ये मोजाम्बिक पूरा बहुत बड़े ही क्षेत्रफल में फैला हुआ है इस तरह से। इसकी पूर्वी सीमा जो हमारी है ये पूरे हिंद महासागर से टच करती है। और दोस्तों जो मेडागास्कर है और जो हमारा ये मोजाम्बिक है इसके बीच कौन सा चैनल है, तो मोजाम्बिक चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो मोजाम्बिक जल संधि कहाँ है, तो ये है मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर के मध्य हिंद महासागर में। मोजाम्बिक की राजधानी ये है मापुतो, ये सबसे दक्षिण में पड़ती है इसके मोजाम्बिक के। तो मापुतो राजधानी है और मापुतो ये यहाँ मोजाम्बिक का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो अधिकांशतः लोग बंटू जनजाति के लोग रहते हैं और यह भी एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे काजू, गन्ना, मसाला, कपास, केला वगैरह की उत्पत्ति होती है, मतलब उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे खनिज की बात की जाए तो कोयला है, हीरा है, बॉक्साइट है, यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। तो इसमें एक जाम्बेजी नदी है, जो जाम्बेजी नदी आ रही है इसके लगभग बीचों बीच से ही बहती है, तो जाम्बेजी नदी यहाँ की प्रमुख नदी भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक देश है लंबा सा, और वो देश है मलावी। मलावी को देख सकते हैं, इसके पूरब में हमारी लेक न्यासा है और मलावी की राजधानी क्या है, लिंगाविले है, ये ध्यान रखिएगा। मलावी की राजधानी लिंगाविले है और मलावी भी एक कृषि प्रधान देश है। ये जो झील का किनारा है इसके क्षेत्र में हमारा कृषि वगैरह होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आइए दोस्तों चलते हैं अपने दक्षिणी अफ्रीका पे, जो दक्षिणी अफ्रीका प्रदेश का सबसे बड़ा देश है और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। वास्तव में इसकी 3 राजधानियां हैं और सबसे पहली राजधानी तो मैंने बता ही दिया, प्रिटोरिया है। और प्रिटोरिया कैसी राजधानी है, विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव राजधानी है हमारी। इसके बाद जो ब्लूम फाउंटेन आपको दिख रहा है ये ब्लूम फाउंटेन हमारी दूसरी राजधानी है, जिसको बोलते हैं न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल। और इसके बाद हमारा जो केप टाउन पड़ता है, ये केप टाउन का क्षेत्र है। केप टाउन कैसी है, प्रशासनिक राजधानी है। तो इसके बाद इसमें 2 छोटे छोटे देश पड़ते हैं, पहले इसके बता देता हूँ उसके बारे में। ये हमारा लोसोथो है और एक स्वाजीलैंड पड़ता है, ठीक है। ये 2 देश इसके अंदर ही पड़ते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको जो प्रिटोरिया, एलिजाबेथ दिख रहा है और डरबन दिख रहा है, ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा है, इस वाले भाग में पूरा क्या होता है कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। ये वाला क्षेत्र हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु है, यानी शीतकालीन वर्षा यहाँ पे होती है। और यहाँ की कृषि प्रणाली देखी जाए जैसे कि अंगूर हुआ, जैतून हुआ, ये सब यहाँ की प्रमुख खेती है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये हमारा क्षेत्र है, ये वाला भाग स्वाजीलैंड का, ये इस वाला क्षेत्र में ये जो है हमारा कहलाता है नेटाल प्रदेश। तो नेटाल प्रदेश जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हमारा है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत मैं भी दिखा दूंगा आपको जब इसके फिजिकल मैप में चलूँगा। तो ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के हमारा पूर्व में पड़ता है। तो जो नेटाल प्रदेश है ये यहाँ की उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे क्या होता है, गन्ना यहाँ की बहुत ही प्रमुख फसल है। और यहाँ पे जो डरबन दिख रहा है आपको, ये डरबन एक ऐतिहासिक नगर है और गांधी जी यहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो यहाँ पे भी इनका आश्रम बना हुआ है। तो डरबन के बारे में बता दो दोस्तों, तो डरबन में सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि डरबन में भारतीय समुदाय की जड़ें जो हैं कि 19वीं शताब्दी से देखी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों जब हज़ारों भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में यहाँ लाया गया था नेटाल प्रदेश में, और यहाँ पे गन्ने की खेतों में और चीनी के कारखानों में और जो कोयले की खदानें होती हैं उनमें इनको काम करवाया जाता था। तो ये फ़िलहाल जब इस देश को आज़ादी मिल गई तो यहाँ के जो रहने वाले मजदूर थे यहीं पे अपना घर बसा लिए, और वर्तमान में यहाँ पे ये हमारा भारतीय मूल के बहुत सारे लोग आपको इस क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, डरबन के क्षेत्र में। इसके बाद आइए दोस्तों, ये हमारा केप टाउन का क्षेत्र है। केप टाउन जो हमारा है, ये केप टाउन आप इसको ध्यान रखिएगा। केप टाउन में कैसी जलवायु है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु है। यानी कि ये जो दोस्तों हमारा ये पछुआ पवनों के बेल्ट में आता है, ये इस तरह से हमारी पछुआ पवनें चलती हैं, तो ये इसलिए ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु के क्षेत्र में आता है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु का मतलब वर्ष भर वर्षा लगभग पछुआ पवनों द्वारा होती रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसका अधिकांशतः भाग लगभग शुष्क ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है हमारी बेंगुला की जलधारा यहाँ पे बहती है, तो इसलिए यहाँ पे शुष्कता बनी रहती है। और दोस्तों यहाँ पे जो केप टाउन है, केप टाउन का जो केप है, जैसे कि आप मैं इसको फिजिकल मैप में दिखाता हूँ, जैसा कि आप ये यहाँ पे नुकीला सा केप देख रहे हैं, केप, ये केप कैसा है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको आप ध्यान रखिएगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है और केप टाउन प्रदेश में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बार्थोलोमेव डियास ने। जब बार्थोलोमेव डियास इस सबसे अंतिम छोर पे पहुंचा तो उसने ये पाया कि यहाँ से भारत तक अफ्रीका से घूमकर भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले लोग मानते थे कि अफ्रीका महाद्वीप कहीं जाकर ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन जब बार्थोलोमेव डियास यहाँ पे आ गया तो उसने पाया कि अफ्रीका महाद्वीप भी ख़त्म होता है कहीं जाकर के।
ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट का अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसके फिजिकल मैप जब हमने खोल ही दिया है, तो आइए इसके फिजिकल मैप पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों ये हमारी ऑरेंज नदी है और इसके बाद वॉल नदी है। तो ऑरेंज नदी ये पूरा यहाँ से इस सागर में गिरती है, हमारी अटलांटिक महासागर में। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक चोटी दिख जाएगी, श्रृंखला दिख जाएगी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की। ये इसके पूर्वी भाग में है हमारा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो दोस्तों ये जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है ये हार्सिनियन क्रम की चट्टानें हैं और यह पर्वत लगभग घिस पिट करके एक घर्षित पठार के रूप में बदल चुका है। और इस पठार के उत्तर में देखा जाए दोस्तों, तो ये समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, और इन समशीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं उनको हम सावाना बोलते हैं, और जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका देश है इसमें जो घास के मैदान मिलते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण इसको हम वेल्ड बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो हमारा वेल्ड क्षेत्र है ये मक्का का त्रिभुज या मक्का ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध है। और रुस्तेनबर्ग पठार यहाँ पे है एक, इस पठार पर प्लेटिनम सर्वाधिक पाया जाता है। और जो हमारा ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की जो ये पूरा क्षेत्र है इस पर खनिज संपदा से ये संपन्न है। यहाँ पे किम्बरले वो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है यहाँ पर। और इसके बाद जोहान्सबर्ग आप जो देखेंगे तो गोल्ड के लिए सर्वाधिक फेमस है। और दोस्तों जो हमारा ये पूरा दक्षिण अफ्रीका है ये यहाँ एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे लोहा कोयला का सर्वाधिक भंडार है। बाकी इसके उत्तर में जितने भी देश हैं थोड़ा बहुत पाया जाता है, नहीं तो नहीं पाया जाता है। कोयला और लोहा ये दो चीज़ें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए हम इसके डेजर्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं ये कालाहारी का डेजर्ट है, और ये हमारा जो दिख रहा है क्षेत्र ये नामीबिया का डेजर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कालाहारी डेजर्ट में जो हमारा जनजाति पाई जाती है कौन सी, बुशमैन, याद रखिएगा। इसके बाद हांटेटाट भी जनजाति पाई जाती है नामीबिया के क्षेत्र में। और जो हमारा नामीब डेजर्ट है इसमें भी बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ये शीत मरुस्थल मैंने बता ही दिया आपको। और इसके बाद कालाहारी की बात की जाए दोस्तों तो ये मरुस्थल बने कैसे, ये रेखा जो हमारी है ये है मकर रेखा। मकर रेखा को उत्तर में चलती है हमारी ये व्यापारिक पवनें, और व्यापारिक पवनें यहाँ आकर के अपतटीय हो जाती हैं, और इस वाले क्षेत्र में हमारी चलती हैं पछुआ पवनें। तो दोस्तों सागर से जो भी नमी आती है इस वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, और ये हमारा क्षेत्र पूरा शुष्क रह जाता है। तो जो भी महाद्वीप होते हैं उसके जो पश्चिमी भाग में अक्सर मरुस्थल पाए जाते हैं, ऐसा यही होता है क्योंकि जो पछुआ पवनें होती हैं वो अपतटीय पवनें हो जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारा शीत जल का उद्वेलन का क्षेत्र होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे बेंगुला की ठंडी धारा बहती है, तो ये दो कारण हैं यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारी ऑरेंज नदी है और वॉल नदी है, ये इसके किनारे किनारे जो गन्ने की कृषि सर्वाधिक होती है। और एक नदी आपको दिख रही है यहाँ पे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ध्यान से देखिए, ये लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, ये मकर रेखा को 2 बार यहाँ पर, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ पे काटती है। और ये कहाँ से निकलती है, जो लिम्पोपो नदी हमारा ये ट्रांसवाल का उच्च भूमि क्षेत्र है, यानी जो हमारा ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, इससे निकल करके यहाँ पे ये बे ऑफ मापुटो है ना, मापुटो की खाड़ी में हमारी लिम्पोपो नदी। तो इसके बाद आइए दोस्तों चलते हैं सीधे हम अपने मेडागास्कर पे। मेडागास्कर एक बड़ा सा द्वीप है, आपको दिख सकता है यहाँ पर। और मेडागास्कर का पूर्व नाम दोस्तों था मालागासी, और इसकी राजधानी क्या है, अंतानानारिवो। इसकी राजधानी अंतानानारिवो है, और जो कि ये पूरा एक पठार पे बसा हुआ है। आप ये पठार देख सकते हैं यहाँ से, इस तरह से ये पठारी क्षेत्र है। और दोस्तों 1500 ईस्वी में मेडागास्कर की खोज हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, तो डियागो डियास के द्वारा की गई थी इसकी खोज। और 1960 में ये जो द्वीप है फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त किया। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये जो मेडागास्कर हमारा है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अलावा अगर पहले द्वीप की बात करें तो पहला कौन सा हमारा है, तो पहला है हमारा ग्रीनलैंड। तो ये पूरा ग्रीनलैंड, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है न्यू पापुआ गिनी, फिर इसके बाद बोर्नियो, और चौथे नंबर पे ये हमारा मेडागास्कर आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर मेडागास्कर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर और सबसे ज़्यादा पर्यटन पर निर्भर है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये है मेडागास्कर की तस्वीर, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना प्राकृतिक दृश्य खूबसूरत है पर्यटन के लिए, इसीलिए इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ के लोग कृषि भी करते हैं और मछली पालन भी करते हैं, जैसे मछली पकड़ते भी लोग हैं। और इसके अलावा जो ये हमारी देखिए यहाँ पे जो घाटी है, घाटी में देखेंगे आप यहाँ पे तो ये सीढ़ीदार खेती की गई, इसमें धान रोपा गया है, तो धान कसावा मक्का ये लोग बोते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे जो बहुत सारे लौंग के पेड़ भी हैं। और ये देखिए यहाँ के गांव का तस्वीर है, और ये यहाँ की जो भौतिक संरचना है उबड़ खाबड़ थोड़ी है, पठारी क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र है। और यहाँ के ये बच्चे और ये छोटा सा द्वीप यहाँ पे
बसे हुए घर हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है, जिस पेड़ की मैं बात कर रहा था ये वही है। इसका नाम है बाओबाब। बाओबाब का ये पेड़ है। इसकी खासियत ये है कि ये अंदर से इसका तना खोखला होता है, बोतल के नुमा होता है। इसमें ये सैकड़ों लीटर पानी भर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करता है। तो ये बाओबाब का पेड़ है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं इस पेड़ से भी जल निकाल के पीते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके तने से ये बच्चा उसमें से पानी निकाल रहा है और पानी निकालने के बाद अभी इसको पिएगा। और देखिए कितना फ्रेश वाटर है। तो ये पेड़ ऐसे ही होते हैं जो यहाँ के रहने वाले, चूँकि ये क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय या फिर पठारी क्षेत्र है, तो जल की कमी होने की वजह से ये पेड़ भी अपना जल संग्रहण करता है। और इसमें दोस्तों लोग रहते भी हैं। जब ये पेड़ सूख जाता है तो इसमें लोग रहते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, लोग घर बना करके इसमें रहते हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में। ये यहाँ की जनजातियाँ हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। इसके अलावा दोस्तों जो आपने मेडागास्कर में वो पेड़ देखा बाओबाब का, ये मेडागास्कर का राष्ट्रीय पेड़ भी माना जाता है बाओबाब को। तो मेडागास्कर हो गया दोस्तों। इसके बाद अपना एक छोटा सा द्वीप है सेशेल्स द्वीप। ये द्वीप समूह है आर्कीपिलेगो। इसमें कुल लगभग 115 द्वीप आते हैं। और इसकी राजधानी क्या है सेशेल्स की? विक्टोरिया। और ये 1976 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे नारियल, दालचीनी, मक्का, चाय आदि जो प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या है? पर्यटन ही है। और यहाँ पे भी लोग पर्यटन के लिए आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा द्वीप पड़ता है सकोत्रा। सकोत्रा इसका ये यहाँ पे पड़ता है। देखिए ये सकोत्रा है। ये इस पर किसका आधिपत्य है? यमन का आधिपत्य है। तो ये इसके सबसे उत्तर में पड़ता है, हार्न के जस्ट पूरब में। और इसके बाद हमारा दूसरा द्वीप आ जाएगा दोस्तों, ये कोमोरोस द्वीप आ जाएगा। तो कोमोरोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कोमोरोस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। और इसके अलावा ये सब जितने भी ये द्वीप बने हैं, ज्वालामुखी तथा कोरल से द्वीप ये सब बने हुए हैं। और यहाँ पे वनीला और नारियल दो प्रमुख फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। इसके अलावा मक्का, चावल भी यहाँ पे उगाया जाता है। इसके अलावा एक और द्वीप है दोस्तों हमारा, वो है मॉरिशस। ये मॉरिशस देख सकते हैं आप, ये मॉरिशस। तो मॉरिशस भी एक ज्वालामुखी द्वीप है और जो चारों तरफ से मूंगे की चट्टानों से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस है। और ये अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था 1968 में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अधिकांशतः भारतीय मूल के लोग रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भारतीयों को काम करने के लिए लेके आया था। और ये भारतीय फ़िलहाल यहीं पे रह गए। और इसके अलावा यहाँ गन्ना, तंबाकू, चावल आदि इस मॉरिशस पे उगाए जाते हैं। मॉरिशस द्वीप को मैं थोड़ा सा लाइव मैप से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ देखिए कैसे वहाँ लोग बसे हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मॉरिशस और ये रहा हमारा मेडागास्कर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा मॉरिशस द्वीप है। और मॉरिशस में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट लुइस दिख रहा है आपको। तो पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। ये मॉरिशस पूरा, और मैं पोर्ट लुइस को ही जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ की राजधानी में देखिए लोग कैसे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सघन बसावट है पूरी एकदम। और ये हमारा छोटी सी पोर्ट लुइस के जस्ट पूरब में पहाड़ी है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे अपने हम मैप पे। आपने पोर्ट लुइस को नज़दीक से देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मॉरिशस द्वीप। इसके बाद हमारा एक पॉइंट है दोस्तों दिनैकल पॉइंट। दिनैकल पॉइंट जो है अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है, यानी सागर तल से सबसे निम्नतम दिनैकल पॉइंट है, दिनैकल डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन कितना है? 116 मीटर दोस्तों है ये डिप्रेशन समुद्र तल से। इसके अलावा एक दूसरा फैक्ट हमारा दोस्तों है कि जो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? भविष्य का महाद्वीप, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स भी इसको कहते हैं। इसकी उपाधि दी जाती है इसको। और अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बता देते हैं। यहाँ के जितने भी सब फैक्ट बचे हुए हैं, मैं उसके 2-4 बचा हुआ है उसको मैं बता देता हूँ। तो अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? ये हमारा जो है ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया का सबसे उत्तरी बिंदु यहीं पे एक है हमारा एल घिराम पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे पूर्वी भाग में चले आते हैं। तो सबसे पूर्वी में कौन है? हैंगुन पॉइंट सबसे पूर्व में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप का। और इसके बाद दोस्तों सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है? तो केप वर्डे जो दिख रहा है आपको, ये केप वर्डे का सबसे अंतिम छोर, उसमें पड़ता है एल्मादी पॉइंट। ये सबसे पूर्व में है। और सबसे दक्षिण में हमारा पड़ता है ये केप ऑफ गुड होप, यानी केप टाउन में ये वाला पॉइंट सबसे दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि केप काहिरा रेल मार्ग, जो केप काहिरा रेल मार्ग है, जो काहिरा से हमारा इस केप टाउन को जोड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए मैं इसको दूसरे फिगर पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा केप काहिरा रेल मार्ग का पूरा व्यू। तो दोस्तों ये शुरू होता है केप टाउन से जाता है सीधे बुलवायो से लिविंगस्टोन, और लिविंगस्टोन से कापरी, मसूपी, और इसके बाद यहाँ पे आता है दर ए सलाम। ये दर ए सलाम बंदरगाह है, यहाँ पे आ जाता है दर ए सलाम बंदरगाह से। और एक रास्ता इधर से होते हुए कांगो से हमारा
ये यहाँ से होते हुए हमारा चला आता है, यहाँ से होते हुए यहाँ आता है और इसके बाद एक रास्ता इधर आता है हमारा, तो ये है मोलाबा और इसके बाद मोम्बासा। मोम्बासा एक बंदरगाह यहाँ पे आता है। इसके बाद ये वाऊ से खार्तूम मिस्र में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे वादी हैफा, यहाँ होते हुए फिर इसके बाद आसवान से कायरो, ये कायरो तक, कायरो के ऊपर भी थोड़ा सा बढ़ गया, आगे जोड़ दिया गया है, तो ये अलेक्जेंडरिया हो गया, आसवान हो गया। तो ये सब क्षेत्र पूरे पड़ते हैं। तो मैं इसको पूरा एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा, और इस रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो कुल है 14,000 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो हमारा, और अंततः अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी समाप्त हुई। और आपको ये तीनों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ये पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ।